चलो कम ही लोगों ने इसमें डाउट भेजे हैं, तो जितने लोग अभी सामने हैं वो पूछ लो सामने सामने, फिर बाकियों के फिर मैं बाद में पूछ लूँगा, मतलब बाद में एड्रेस करूँगा। बताओ। So, एक मिनट, just hello everyone. So this is the session that we are doing for clearing some doubts with respect to phase 2 preparation. A lot of students were having doubts as to how to prepare, what to prioritize and all those kinds of things. So with this, in this session we are trying to ensure कि आप लोग के जितने भी doubts हों, ठीक है, उन सबको हम लोग rectify कर पाएं. So yes, now you guys can continue. एक तो वो भी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इन केस अगर ये वाईटी पे जाता है, वाईटी पे जाएगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर, क्या दिक्कत होगी? नहीं, एट द एंड यू गाइस आर सॉल्विंग अदर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स आल्सो, ठीक है? यस, बताइए सर एक्चुअली मेरा एक डाउट था। जो फेज 2 का जो ईएसआई का ऑब्जेक्टिव आता है ना, दैट इज फुल ऑफ ये रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक। तो ये जो स्कीम्स आते हैं सर, ये दो तरीके के हो सकते हैं ना जी, एज इन की जो स्कीम्स इन न्यूज हैं और दूसरा हो गया जो फ्लैगशिप वाले स्कीम्स हैं। डन। तो आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड की थी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम्स के, तो वही डॉक्यूमेंट रहेगा या कुछ अपडेट होगा उसमें? मतलब थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली अपडेट करेंगे, जैसे एज इन व्हेन फॉर एग्जांपल वो डॉक्यूमेंट जब बनाया था तो वी हैड इनकॉर्पोरेटेड फ्लैगशिप प्लस स्कीम्स एंड न्यूज़ अप टिल मंथ ऑफ मे, आई गेस मई तक, या फिर मेरे ख्याल से अप्रैल तक। तो मई मंथ में और जून मंथ में जो भी नई नई स्कीम्स निकल के आएंगे ना, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट कर देंगे हम लोग उसमें। तो दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स विल बी, और मतलब एज वी स्पीक वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो आपको अपडेटेड मिल जाएंगी। सर उसको थोड़ा सा रैशनलाइज हो सकता है क्या, एज इन की थोड़ा कम हो सकता है क्या? हाँ, कम करेंगे उसको। आई टॉक विद माई टीम, जो तीसरा कंपाइलेशन बन रहा है ना, जो बाकी बचा हुआ है, उसको हम लोग रिड्यूस्ड फॉर्मेट में डाल रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग वाला है ना, उसको भी मैं रिड्यूस करने के लिए बोल चुका हूँ टीम को। तो आई अंडरस्टैंड योर पेन पॉइंट्स, स्पेशली एट दिस टाइम जहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्कीम्स कवर करनी है। तो आई जस्ट स्टिक टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जिससे सवाल नॉर्मली पूछे जाते हैं, विच इंक्लूड्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सम फैक्चुअल डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू सम प्रोविजंस। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग उसको ही रखेंगे मोस्टली। और फिर एट द एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस केसेस, अब देखो फिर वो आरओआई वाला फैक्टर है। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंश्योर कि मेरे सोर्स से 100% क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? क्योंकि अगर वो करने बैठूंगा तो आपके लिए 150-300 पन्ने की स्कीम्स बनेगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंश्योर कि मेरे कंटेंट से 80-90% क्वेश्चन आ जाए। इन दिस वे आई विल बी एबल टू श्रिंक द कंटेंट इन सच अ वे दैट वी विल बी एबल टू पिक अप द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है? ये इंटेंट सर मतलब 50 में से मैक्सिमम वही 25 जाता है, 30 जाता है ऑब्जेक्टिव में लोगों का, तो टॉपर भी होता है जो। एग्जैक्टली। सारे भी तो नहीं करने होते हैं तो। एंड सर रिपोर्ट्स का वैसे ही रहेगा ना, आप भी वैसे ही मतलब कंपाइलेशन बनाएंगे लास्ट के 5-6 महीने के जो मेजर रिपोर्ट्स हैं तो? वो ऑलरेडी अपलोडेड है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट कंपाइलेशन के बाद से जो भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स आई हैं, वेदर इट्स आरबीआई और वेदर इट्स एनी अदर नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, वो भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। बट जितनी ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं आप उनको तो फिनिश इट अप कर लो, ठीक है? अब जैसे बहुत सारी रिपोर्ट्स उसमें ऐसी हैं जो लास्ट ईयर आई थी और अभी तक आई नहीं है, या फिर मेरे ख्याल से जून मंथ में आ चुकी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबल जेंडर गैप, ह्यूमन डेवलपमेंट, तो द डेटा इज ओल्ड। तो नेचुरल सी बात है, जो 2025 जुलाई के टाइम पे आया हुआ है, तो यू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, लेट द करंट वन कम्स, ओके, और फिर उसको अपडेट कर लेना। तब तक आप ये चीज कर लो कि एटलीस्ट पुरानी रिपोर्ट्स के स्टैटिक पोर्शन को कर लो, बिकॉज द स्टैटिक विल रिमेन द सेम। यस, ठीक है सर, ठीक है, ओके। आओ बताओ। You guys can raise your hands. I'll call them. तुम लोग को भी गाने की आवाज आ रही है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं आ रहा था। बढ़िया। हेलो सुमित सर, हाउ आर यू? मेरा तो बढ़िया है, बच्चों का हाल बताओ। बच्चों की हालत भी अच्छी है। बस इनका बढ़िया तो हमारा ही बढ़िया। True. और इतना सन्नाटा क्यों है यार? मतलब हर रोज जब मैं ज्वाइन करता हूँ कुछ ना कुछ डाउट चल रहा होता है, आज इतना सन्नाटा क्यों है?
अरे वो ऐसा है ना, क्या कहते हैं, फेज 1 के बाद अब दोबारा चीजें शुरू कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनिशियल इनर्शिया है, नथिंग एल्स। ऐसा ही है, फिर कुछ और है? तुम लोग बताओ, बता क्यों नहीं रहे हो? हाँ सर, मैं तो फॉर्म खोला एंड देन मुझे एक्चुअली समझा ही नहीं कि भाई मैं पूछूं क्या, मतलब क्योंकि शुरू में भी मेंस प्रिपरेशन दिमाग में तो था, ऐसा तो होता नहीं है कि प्री के आगे का बिल्कुल सोच नहीं रहे। हम्म। बट अब वो स्कोर अगेन बॉर्डर पे ही है, तो देन मैंने एक पोस्ट पढ़ा था, वो वीला नियर के, यस, उन्होंने डाला था कि ट्रू, भाई 15 सही दिन और बात पढ़ है, लोगे तो वो लोग एग्जैक्टली एकदम सही कह रहे फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट आज मैंने एक वीडियो दिया सोशल मीडिया टीम को, उसमें मैं वही बात कह रहा हूँ, 15 दिन पढ़ लोगे कुछ नहीं जाना। हैं। तो फैक्ट इज दैट कि तुम ये एग्जाम क्विट नहीं करने वाले हो, अगली बार फिर दोगे अगर नहीं हो रहा सिलेक्शन तो। एटलीस्ट ये तो राइट रहे ना कि नेक्स्ट टाइम जो है तुम थोड़े से और ज्यादा तैयार हो फॉर द एग्जामिनेशन, इजंट इट? और जिसका लास्ट है उसके लिए क्या है? ये सब व्हाट टू लूज? नथिंग टू लूज। और एट द एंड दीस थिंग्स विल डेफिनेटली बी एबल टू गिव यू समथिंग। ये वही सेम चीज है जो सिविल्स के कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, कि प्री के रिजल्ट तक का वेट करते हैं, 15 दिन खत्म हो जाता है, फिर कहते हैं आए दैया कि मेंस में कितना सारा पढ़ना है, मैंने क्या नहीं किया। तो ये तो राइम भी हो गई। अरे यार, ऑप्स का बाकी रह गया। तो डोंट डू दिस, मतलब इवन इफ यू थिंक रैशनली, आपको समझ में आएगा कि हाँ ऑब्वियसली प्रिपेयर करना चाहिए। एंड सिंस यू गाइज आर ऑप्टिंग टू गेट सिलेक्शन दिस ईयर, तो यू शुडंट बी लैकडासिकल इन एनी अदर मैटर। बिल्कुल एटीट्यूड अपना वो नहीं करना। द टाइम इज टू पुश एज deliberately as possible. सर एक टाइमलाइन टाइप मिल सकता है क्या कि बाय दिस टाइम क्या सब कंप्लीट होना चाहिए? मतलब ऑब्वियसली अब तो सब दिया तो है, कंप्लीट होना चाहिए, बट स्टिल मतलब एक जो टेस्ट वाला 40 डे प्लान नहीं मिला तुम लोग को? हाँ, वो तो आपकी साइड से आपने दे दिया, बट लाइक टेस्ट में जब अपीयर करेंगे तो हमारा प्रिपेयर तो हो गई। अरे तो यार तुम लोग को एक हफ्ते दिया जा रहा है कंटेंट, तुमको केवल मंडे को दिया जा रहा है, 5 दिन है तुम्हारे पास उसको रटने के लिए। ओके, वो ब्लैंक रहेगा, मुझे लगा वो फिल होगा बीच में कुछ और अभी। नथिंग, मतलब ऑब्वियसली इन केस जैसे ऑब्जेक्टिव के 1-2 मैराथन हम लोग बीच में लाएंगे, सो दैट यू गेट टू बी अवेयर अबाउट दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स आल्सो। बट हाँ कंटेंट सब आपके पास ऑलरेडी है, पीडीएफ सारी अवेलेबल है, तो पीडीएफ जैसे फॉर एग्जांपल समबडी वाज आस्किंग दिस क्वेश्चन कि इस समय कंटेंट पढ़े या फिर क्या पढ़े, जैसे हाउ मेनी ऑफ यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस, मतलब और कंप्लीटेड द सिलेबस इन द सेंस कि पिछली बार आप लोगों ने कर रखा है, पेपर दे रखा है, आप में से फ्रेशर कौन है इस समय जो पहली बार मेंस लिखेगा? सर मैं। स्वाति, प्रज्ञा, रिया, प्रज्ञा, ठीक है, तन्मय, आशापूर्णा, ओके। और बाकी सब मेरा भी इसी होगा। मेंस तो पहली मेरा बार ही है सर। पहला ही है सर, Okay. मेरा भी इस हिसाब से चल रहा है। ऐसे मत बोलो सर, पहला है, ठीक है। चलो तो फिर ऑब्वियसली उस सेंस में इसको कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं मिलने वाला है फर्स्ट टाइमर्स को। नहीं, बट मैं क्लैरिटी तुम लोग को देना चाह रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो MIQs बनाए गए ना, वी ट्राई टू कवर स्टैटिक, वी ट्राई टू कवर डायनेमिक पोर्शंस, एंड ऑब्वियसली इन बिटवीन, जैसे मैं अभी वो बना रहा हूँ इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम बेस्ड क्वेश्चंस जो हर एक चैप्टर से आ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव में, बिकॉज ऑल ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दीस काइंड्स ऑफ चैप्टर्स आर सो मच इंपॉर्टेंट। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट में अगर कोई डिस्क्रिप्टिव की थीम बनती है जो सिलेबस से मैच कर रही है, तो दोस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस आई एम एक्चुअली मेकिंग। तो ये क्वेश्चन रट के भी चले जाओगे तो भी मोस्टली काम हो जाएगा, ठीक है। बट ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हमको होता है फोमो, है ना, क्योंकि पढ़ा नहीं है तो अचानक से क्वेश्चन करके कैसे चले जाएं ऐसे ऐसे। तो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट टू यू गाइस। मोस्टली चीजें आप लोगों ने आदि तो कर रखी है, और ये शुरुआती चैप्टर्स हैं, तो शुरुआती चैप्टर्स तो आप लोग के आई होप सबके हो रखे हैं कि नहीं हो रखे हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, ये बताओ। यस सर। हो रखे हैं ना? तो इफ यू गाइस हैव ऑलरेडी डन दिस, तो जस्ट रीड योर पीडीएफ फॉर द रिवीजन पर्पस, है ना। वो रीड करने में तुमको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आई होप सो, क्योंकि मोस्टली कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने लेक्चर भी देख रखा है, वैसे भी कर रखा है। रीड कर लो जस्ट टू गेट अवेयरनेस अबाउट व्हाट दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, लेट्स से इन केस ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन ट्राई टू सॉल्व और राइट द आंसर्स ऑन योर ओन। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे पर डे बेसिस पर खुद, है ना, और फिर उससे मैच कराओगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब मेन थिंग है कि सी हाउ कंटेंट एंड MIQs आर डिफरेंट। कंटेंट तो चलो एक बार को एक आपको रफ आइडिया लग गया कि हाँ मैंने ये चैप्टर पढ़ लिया। MIQs और इवन द नॉर्मली कोई भी क्वेश्चंस आपको फोर्स करता है कि दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द नॉलेज दैट आई हैव, हाउ डू आई इंश्योर कि उस नॉलेज को प्रेजेंट कर सकूं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। यही लर्न करना है ना, और यही आप MIQs के थ्रू सीखो।
क्योंकि आप खुद लिखने की कोशिश करो और देखो कि स्ट्रक्चरिंग मेरी सही बैठ रही कि नहीं बैठ रही। एंड जैसे बीच बीच में मैंने डॉस कराया था, डॉस किस किसने लिखे थे आंसर्स डॉस के? मैंने एक ट्राई किया था। अमन आपने लिखा था, सुभाषिश ने भी लिखा था, एक लोगन, एक मैंने भी लिखा था सर। व्हाट अबाउट लोगन? सर एक मैंने भी लिखा लिखा था सर कुछ आंसर्स। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल उस समय मैंने आप लोग को जो डिस्क्रिप्टिव का एक लेक्चर दे रखा था, तो उसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग बता रखी। आर यू गाइस अवेयर अबाउट स्ट्रक्चरिंग? क्योंकि आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन स्ट्रक्चरली गुड आंसर्स। स्ट्रक्चर तो आप लोग के ठीक ठाक है जब मैंने आंसर्स चेक किए थे। तो स्ट्रक्चरिंग में किसी को कोई दिक्कत है तो ये बताओ। नहीं सर, नहीं है? हाँ, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब आंसर इज नॉट ओनली अबाउट द कंटेंट, इट्स ऑल्सो अबाउट द स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट, data, facts, and all those kinds of things. There's a connector line also between introduction and the body and the conclusion. All these kinds of things you try and practice that. ठीक है? मतलब एक एक कैरेक्टर, जब तक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तब तक आप उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करोगे आंसर? जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई एम डेलिबरेटली पुशिंग माई सेल्फ टू राइट इंट्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? जैसे एक कोई क्वेश्चन उठाओ, फाइनेंस का कोई किसी के पास फाइनेंस का MIQs है, ओपन करो उसको, या रुको फिर मैं ही ओपन करता हूँ, लेट मी जस्ट ओपन इट। Is this visible to all of you? यस सर। ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो इसको और मुझे बताओ कि विच क्वेश्चन यू फील इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर यू इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग। सोच के देखो और मुझे बताओ, that we'll at least have some discussion with respect to that, how do we structure this? सर इसके लिए तो कोई जनरलिस्टिक क्वेश्चन लेना होगा जिसमें कि मतलब नॉट स्पेसिफिक टू एनी डेटा पॉइंट्स, जैसे कि अगर स्ट्रक्चरिंग के बारे में देखना है तो। The main thing पता है तुम लोग को क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल the main thing is, even though Subhash you were saying about general thing, RBI में कुछ आता ही नहीं है जो आपको लगेगा कॉम्प्लेक्स है, जिसका स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है। Most of you, have you guys seen the PYQs? उसके भी लेक्चर इंडिविजुअल करवाया था मैंने अभी, just so that you guys can see what kind of PYQs are coming. सर देखा है ना? क्वेश्चंस तो देखा PYQs है, क्या चीज? क्वेश्चंस देखा है सर मतलब। हाँ हाँ, मतलब वो आंसर्स वाले भी PDF डेवलप हो रहे हैं। अच्छा तो PYQs के क्वेश्चंस अभी आप देख लो, आंसर्स के साथ अभी अपलोड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है? और PYQs स्पेशली मैनेजमेंट के, चलो PYQs तो आप रट भी लो तो भी उस आपका बेनिफिट है। ESI फाइनेंस में मोस्टली पुरानी रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं, तो अगर पुरानी रिपोर्ट्स के क्वेश्चंस है तो ऑब्वियसली उसको रट के कोई मतलब नहीं है। जस्ट सी हाउ द आंसर इज स्ट्रक्चर्ड, व्हाट काइंड ऑफ आर्गुमेंट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड हाउ द फैक्चुअल डिटेल्स हैव आल्सो बीन एडेड इन द आर्गुमेंट्स। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि क्वेश्चंस आपके RBI में कॉम्प्लिकेटेड नहीं आने, इस तरीके के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जांपल इवैल्यूएट द चैलेंजेस फेसिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया एंड एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ RBI's रीसेंट गवर्नेंस एंड लैंडिंग रिफॉर्म्स। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आशा पूना यू वाज सेइंग कि आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग में इशू हो रहा है, जैसे आप इस चीज को ब्रेनस्टॉर्म करने की कोशिश करो, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू फील शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस आंसर। क्या हुआ? This cooperative bank's first question, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। बाकी लोग भी सोचो, जब तक वो सोच रही है तब तक आप लोग भी सोचो इसमें क्या क्या लिखोगे। एंड आई फील दिस a lot more clarity with respect to कि what do you have to write in this। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बताओ आप क्या लिखोगे? Anyone? सर इंट्रोडक्शन में हाँ बोलो। कोऑपरेटिव्स डिफाइन कर देंगे सर कि क्या होती है, एक दो लाइन में। बहुत बढ़िया। तो देखो अब ये, even though I've already told you this, but
ये सब चीजें आप लोग स्ट्रक्चरली और फंडामेंटली भी नोट करके चलो। जैसे विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन, यू कैन, द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू कैन डू इज डिफाइन। मोस्ट बेसिक थिंग, कुछ नहीं मिल रहा है तो डिफाइन कर दो, ठीक है। अब इसको अपग्रेड कैसे किया जा सकता है बताओ, बोलो, जुबान खोलो। जैसे कि अगर मैं करता तो मैं लिखता कि द करेंट स्टेट ऑफ यूसीबीज इन इंडिया, लाइक इन टर्म्स ऑफ देयर द फाइनेंशियल हेल्थ जो होता है, या फिर कस्टमर बेस होता है, या फिर उसका जो डिपॉजिट्स हम बोलते हैं ना टियर 1 टियर 2 में, what actually basically what significance it holds in the Indian financial system based on the number of customers it has, a deposit this thing it has, and also जो होता है ना उसका फाइनेंशियल हेल्थ का, जैसे कि अगर CRAR का देखा जाए, इसका देखा जाए, बिकॉज ये क्वेश्चन इज मोर टारगेटेड टुवर्ड्स चैलेंजेस फेसिंग यूसीबीज, तो मैं उस तरीके से उसको सही आइडिया, दिस इज गुड आइडिया। तो नाउ यू आर गेटिंग मच मोर कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन, तो आप उसमें डेटा ऐड कर रहे हो, बट सुभाषिश अंडरस्टैंड दिस, द डेटा दैट यू आर यूटिलाइजिंग इन इंट्रोडक्शन वही सेम आपको चैलेंजेस में भी बताना है, क्योंकि चैलेंजेस में भी तो आप वही बताओगे कि इनकेस अगर बैंक की CRAR की सिचुएशन नहीं है तो जो आप इंट्रोडक्शन में दे रहे हो वही आप आर्गुमेंट में भी दोगे। कैसे करोगे फिर? हाँ, ये शॉर्टेज ऑफ पॉइंट्स हो सकता है। सर इसका वो कर सकते हैं ना, गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये चैलेंजेस आते कहाँ से हैं। तो आप बेसिकली कॉजेस पे चले गए, यू ट्राइंग टू, मतलब कोई ऐसा सिंबलिज्म आप बता सकते हो जिसके बेसिस पे समझ में आ जाए किसी को कि यूसीबी ठीक नहीं चल रही है। सर न्यू कोऑपरेटिव बैंक में जैसे अभी रिसेंट जो वो हुआ था सर, यू गाइस कैंसलिंग ऑफ लाइसेंसेस सर। बिल्कुल अरे ये एग्जांपल पीएमसी का एग्जांपल दो, न्यू कोऑपरेटिव बैंक का एग्जांपल दो, लिख दो कि एग्जांपल्स ऑफ यू नो और द केस स्टडी ऑफ पीएमसी एंड this new cooperative bank latest showcase that the UCBs have been facing governance challenges since ages. इतना छोटा सा introduction करके let's understand what are the challenges faced by UCBs. How is this a little bit difficult? ठीक है, and don't you think it becomes appropriate and it also gives a smooth flow so that we can move ahead with the first part of the question, which is asking the challenges. है कि नहीं? सर इसमें ऐसा भी हो सकता है क्या सर, मतलब कि अगर हाँ एग्जांपल है तो बढ़िया है सर, सपोज एग्जांपल नहीं होता तो हम क्या ऐसा लिख सकते थे कि यूसीबी व्हाट सिग्निफिकेंस इट होल्ड्स फॉर, मतलब कि इंडियाज बैंकिंग सिस्टम, जैसे कि मतलब कोऑपरेटिव लेंडिंग है। डेफिनेटली, बिल्कुल। देखो कोई भी किसी भी चीज को अपने दिमाग में फिक्स मत रखो, ठीक है। जहां पर सिग्निफिकेंस लिख के आपके आंसर का कॉन्टेक्स्ट बड़ा अच्छा बैठ जाता है तो आप वो लिखो, जहां एग्जांपल्स लिख के इम्पैक्ट दिख रहा है वो लिखो, जहां डेटा डाल के इम्पैक्ट दिख रहा है वो लिखो, जहां कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डेफिनेशन लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्ट विद एनी पर्टिकुलर मैनेजमेंट क्वेश्चन, अगर नच थ्योरी पे एक क्वेश्चन है तो शुरुआत आप कैसे करोगे? उसमें थोड़ा कोई एग्जांपल कोट करोगे, उसमें तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि किसी स्कॉलरली ओपिनियन के बेसिस पे नच थ्योरी की आप थ्योरी बताओ कि व्हाट एग्जैक्टली इज द थ्योरी स्टेटिंग, यस और नो, और फिर आप उसको एग्जांपल्स के थ्रू सब्सटेंशिएट करो। ठीक, गेटिंग दिस पॉइंट? तो इंट्रोडक्शन में आपके पास मल्टीपल वेज हैं वाया विच यू ट्राई टू राइट द आंसर। आप लिखो डेफिनेशन, आप कॉन्टेक्स्ट लिखो, आप एग्जांपल्स लिखो, आप डेटा लिखो, चारों में से एक ना एक चीज तो आपको मिल ही जाएगी। हमेशा कॉन्टेक्स्ट के बारे में सोचा करो। मैं आप लोग को सर्कुलर्स पढ़ाता हूँ, मैं आप लोग को कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ, मैं आपको लार्जर थीम के साथ कनेक्ट करवाता हूँ कि नहीं करवाता हूँ? तो लार्जर थीम आपको हर एक क्वेश्चन में समझ में रहेगी, तो यू विल बी एबल टू मच बेटर राइट दीज आंसर्स। यस अमन, क्या कह रहे थे? बस एक चीज करना बच्चा, है ना, कि खुद ही अपने आंसर को वैलिडेट मत करने लग जाना, जैसे कि आई एम द स्कॉलर ओवर हियर। अथॉरिटी तो अपने आंसर को, और अथॉरिटी किसी स्कॉलर के थ्रू देना, दैट हेल्प्स अ लॉट, स्पेशली इन मैनेजमेंट। यस स्पेशली इन मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अभी जैसे आपने बोला ना, मैं यस यस यस, वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन मैनेजमेंट के अलावा जैसे सुमित सर एकदम करेक्टली कह रहे हैं कि इवन इफ लेट्स से यू आर राइटिंग सम फाइनेंस आंसर और लेट्स से राइटिंग सम ESI आंसर, कोटिंग you know economic advisor or let's say quoting RBI governor doesn't harm you, it inevitably will benefit you only. Yes, any other question? सर रिगार्डिंग प्रिपरेशन के लिए आप ये बोल रहे हैं कि कंटेंट पहले पढ़ लेना है उसको,
और MIQ सॉल्व करना है, तो ये चैप्टर डन हो जाएगा, एक टॉपिक हो या Yes. कोई चीज हो। यस ऑब्वियसली। और कंटेंट इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि कंटेंट में ऑब्जेक्टिव के लिए भी कंटेंट है ना उसमें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी स्टैटिक आपको एक बार देखना तो है ही, तो फैक्चुअल डिटेल्स भी देख लेना जैसे। और स्पेशली आप लोग पता है जब कंटेंट पढ़ो तो उसको थोड़ा ट्री फॉर्मेट में पढ़ने की कोशिश करना, जिससे एटलीस्ट हर एक चैप्टर में आपको याद हो कि कौन कौन से टॉपिक थे। बिकॉज आई एक्सप्लेन दिस टू यू गाइज अर्लियर कि एक बार अगर आपको अपने हर एक चैप्टर का इंडेक्स याद है तो आप पॉइंट्स जनरेट आसानी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई लेट्स से आस्क सुभाशीष मेरे को बात बताओ, पॉवर्टी में आपको क्या 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 याद है कि हर एक अपने पूरे चैप्टर में पॉवर्टी में क्या क्या था? पहली बात तो सर कि मतलब डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, जो कि डेफिनेशन के अंडर आता ही है। दूसरा होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। देन तीसरा है कि मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है और प्रेजेंटली कौन सी इंडिया यूज कर रहा है। देन नेक्स्ट आता है कि मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंटरनेशनल में, लाइक इंटरनेशनल एस्पेक्ट में कैसे मेजर होता है और इंडिया कैसे करती है। देन थर्ड इज द इंडाइसेस व्हिच आर देयर, लाइक MPI जो रहता है और इंडिया का जो MPI वाला है। अब सोचो तुम्हारे पास तो पॉवर्टी के बारे में कुछ अगर ऐसे भी लिखना हो तो आपके पास इतना सारा कंटेंट दिमाग में है कि नहीं है? तो दैट इज व्हाट द इंटेंट शुड बी कि हर एक चैप्टर के बारे में मेरे को कम से कम पता है कि मैं ये सब चीज़ें पढ़ा हूँ या पढ़ी हूँ, तो मैं उन सब की चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख सकूँ। जैसे स्वाति, इफ आई आस्क यू कि MSME से रिलेटेड आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या आप आंसर लिख पाओगे, या फिर MSME मैं लिख दूँ उसके ऊपर क्या क्या लिख सकते हो आप? सर उसमें GDP और एम्प्लॉयमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी PID ने 3-4 बार देख लिया था, वहां से जो इंट्रोडक्शन शुरू होगा, उसके बाद फिर जो पोर्टल्स बने हैं, ऑन बोर्डिंग हो रही है काफी ज्यादा MSME की, प्रॉब्लम्स, फिर जो फंड ऑफ फंड निकाले जा रहे हैं, ये सब चीजें। मतलब इट्स एज सिंपल as that. जैसे फॉर एग्जांपल यू गाइस रिमेंबर दैट देयर आर अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू MSMEs और लेट्स से इवन फॉर पॉवर्टीज एज वेल। तो वो इनिशिएटिव सरकार क्यों निकाल रही है? बिकॉज देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स भी आपकी मल्टी डिमेंशनल है, उस बेसिस पे आपके आंसर्स भी, आपके इनिशिएटिव्स भी मल्टी डिमेंशनल है। रजिस्ट्रेशन के लिए यू हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोर्टल, UAP पोर्टल है आपका, है ना, उद्यम असिस्ट पोर्टल, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। तो सिमिलरली आप क्या कहते हैं, इसी तरीके का अंडरस्टैंडिंग हर एक चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में लेके चलो, so that content you guys have enough content आपको चाहिए ही चाहिए if you want to write diverse answer, dense answer, good answer। कंटेंट के बिना फिर एम ही आंसर दिखेगा आपको। इसीलिए मैं आपको पुश कर रहा हूँ कि दैट यू रीड द कंटेंट एंड क्रैम द PY, ये दिस MIQs। कंटेंट पढ़ो, MIQs को क्रैम कर लो। सर MIQ वही जो विजया वाले हाँ उसमें वही, डाल यस वही। सर क्वेश्चंस जो खुद से इवैल्यूएट करने हैं, उसके फॉर्म्स क्या थे, मतलब किस हिसाब से किस चीज को कितना वेटेज देते हैं? नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू डू, तो आप किन किन पैरामीटर्स पे जज करना उसको, सबसे पहले जज करना कंटेंट पर, ठीक है। कंटेंट में आप इसको आर्ग्यूमेंट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इन तीनों को इनकॉर्पोरेट कर लेना। फिर स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान देना, स्ट्रक्चरिंग इज वन सच फैक्टर। फ्लो पे ध्यान देना। फिर ग्रामेटिकल, स्पेलिंग और पंक्चुएशन एरर्स को एक वेटेज इनकॉर्पोरेट करना। बट ये 4 कर लोगे तो दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट। दिस विल एनेबल यू टू राइट गुड आंसर्स। सर जैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए तो सपोज हम लोग स्टैटिक कर लेंगे एंड उसके बाद में MIQs कर लेंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा ऑब्जेक्टिव का जो फोकस रहेगा या रिपोर्ट्स और स्कीम्स, उसको मतलब जैसे सारांश भी बोल रहा था सर, कोई टाइमलाइन अगर मिल जाएगा कि हमको कब तक खत्म कर लेना चाहिए, जैसे फॉर तो फिर उस हिसाब एग्जांपल से एक मैं अभी आप लोग को लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा दैट व्हाट मिनिस्ट्रीज यू शुड प्रायोरिटाइज फर्स्ट, ठीक है। तो और उसमें टाइमलाइन भी अटैच कर दूंगा कि आप इतने तक निपटा लो इसको, ठीक है। तो ठीक है फिर सर। एंड रिपोर्ट्स का भी अगर ऐसा ही मिल जाए सर, जो रिपोर्ट्स का भी मैं मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस का एटलीस्ट 3, कि हम मार्च से जो रिपोर्ट्स आए वही कर लें अगर, और उसी में अगर कुछ फंस जाए तो सही रहेगा। मतलब मार्च स्पेसिफिक नहीं रखते हैं, टाइमलाइन स्पेसिफिक नहीं रखते हैं हम लोग, रिपोर्ट स्पेसिफिक रखते हैं। बिकॉज नाउ फेज 2 इज देयर, तो IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, इन सब से फिर इन सब की कोई भी रेलेवेंट रिपोर्ट है, चाहे वो मार्च से पहले भी क्यों ना आई हो, पूछा जा सकता है। यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर, ठीक है।
वर्ल्ड डेवलपमेंट वाली रिपोर्ट पूछ ली थी ना, फिर वो चाहे फिर वो आप कोई टाइमलाइन लेके चलो या ना चलो, ओके ओके है ना। तो फिर मैं आपको रिपोर्ट्स बता दूंगा कि ये रिपोर्ट्स कर लो, है ना, और इतने टाइम तक कर लो। जैसे वन थिंग दैट वी कैन डू इज, जैसे आपको MIQs में अभी इतनी ही तो क्लैरिटी है दैट कि MIQs जो आपके वीकली टेस्ट होने वाले हैं, विच इज गोना बी देयर ऑन सैटरडे, एवरी सैटरडे, तो उसमें आपको सिलेबस पता है कि इन चैप्टर से पूछा जाएगा, जो MIQs आपको मिल रहा है उसी पर पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं ऑब्जेक्टिव क्या पूछूंगा, ऑब्वियसली वील कीप द पैटर्न द सेम, ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट उस सेंस में क्लैरिटी दे दूं कि स्कीम्स की 4-5 मिनिस्ट्री कर लो, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे ESI ऑब्जेक्टिव में, ये 4 रिपोर्ट कर लो, इसी से सवाल पूछे जाएंगे। एटलीस्ट इस वे में, स्टैगर्ड वे में, यू गाइस विल बी एबल टू स्टडी एंड देन चेक योर परफॉर्मेंस। व्हाट डू यू से? सर अभी तक तो ये जैसे ये बढ़िया। रिपोर्ट्स बोलो। में सर अभी तक तो जैसे शॉर्ट नोट्स बना के काम चल जा रहा था, मतलब कॉपी में एक जगह पे सारे स्टैटिक पॉइंट्स नोट डाउन करके, तो जैसे स्पेसिफिक पैराग्राफ कभी कभी डाल देते हैं कि पूरा पैराग्राफ डाल दिया, उसके बीच में ब्लैंक्स छोड़ दिए, तो सर उसमें रिपोर्ट्स को 2-3 बार थॉरली पढ़ के तब करना पड़ेगा ना फिर। वो तो है ही ऑब्वियसली, मतलब एटलीस्ट, मतलब आप एटलीस्ट ये चीज़ तो कोशिश करो कि जो आपको रिपोर्ट के नोट्स मिल रहे हैं, अगर नोट्स में से कोई सवाल आ रहा है तो वो ना जाए, इतना इंश्योर कर लो आप लोग, है ना। इतना अगर आप लोग इंश्योर कर लोगे कि नोट्स में से अगर कुछ आ रहा है विच इज़ योर बेस नोट्स, ठीक है, तो उसमें से आपके आंसर गलत नहीं होने चाहिए या फिर आप छोड़ के नहीं आने चाहिए, उतना भी कर लोगे तो यू आर मच मोर सॉर्टेड इन ESI। क्योंकि आप लोग जैसे फॉर एग्जांपल वेटरन्स आते हैं, आप वेटरन्स, यू गाइस कैन अटेस्ट कि हर साल क्या आप पूरी स्कीम पढ़ जाते हो, पढ़ के चले जाते हो, क्या आप पूरी स्कीम रिवाइज कर लेते हो? बताओ, इफ एनीबॉडी गेव द मेंस अर्लियर। पूरी में तो बहुत ज्यादा करंट वाला ही टच कर पाते हैं सर, करंट वाली टच कर पाते हो तो जो रेलिवेंट होती तो है। ESI में प्रॉब्लम क्या होती है, बिकॉज द सिलेबस इज सो मच वास्ट दैट वी आर नॉट एबल टू डू। तो इस साल तो कोई ऐसा 30 मार्क हाँ कोई बन नहीं गया तो इस साल पूरी कर लेगा, है ना। तो जस्ट लाइक व्हाट सुभाशीष आस्क्ड मी इन द इनिशियल टाइम पीरियड, तो वही मैं इंश्योर करके चलूंगा कि आपके पास जो स्कीम्स का डॉक है एटलीस्ट वो थोड़ा सा ट्रिम्ड मिल जाए, जिससे आप एटलीस्ट सारी मिनिस्ट्रीज देख लो, और फिर हम लोग फेज वाइज मिनिस्ट्री में चलेंगे तो एटलीस्ट आपको हर वीक क्लियर है कि इतनी मैं अपने नॉर्मल रूटीन के थ्रू स्कीम्स कर लूँगा, तो टेस्ट भी हो जाएगी, रट भी लूँगा, 4 हफ्ते हैं हमारे पास सिलेबस कंप्लीट करने के, तो दैट ऑल्सो मीन्स ऑल द स्कीम्स दैट आर देयर इन द फ्लैगशिप और लेट्स से स्कीम्स इन न्यूज़, वो भी 4 हफ्ते में कंप्लीट हो जाए, ये रिपोर्ट्स भी कंप्लीट हो जाए, ये सर्कुलर्स भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं भी एक्चुअली यही बोलने वाला था कि मतलब जो हमें जो मिला है ना टाइम टेबल 40 डेज वाला, तो उसमें स्टैटिक वाले जो भी सिलेबस में लिखा है वो तो सारे हैं, लेकिन जो स्कीम्स या रिपोर्ट्स जो भी करंट वाला पोर्शन होता है ना वो थोड़ा मिसिंग है, तो वो अगर ऐड कर देंगे तो हमारा उस टाइमलाइन के अनुसार वो भी हो जाएगा काम। तो पहले अगर रिपोर्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम, बाद में फिर RBI से भी सर्कुलर्स आ जाएगा, तो वो पूरा बाद में क्यों आएगा? ठीक है, मतलब नहीं FM भी तो होगा ना टेस्ट आपका, जैसे फॉर एग्जांपल हर सैटरडे प्रॉपर टेस्ट ही है, सैटरडेज आर फॉर टेस्ट, आप टेस्ट दो तमीज से, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं शाम को आराम करो, सैटरडे को और कुछ काम नहीं करना, फिर संडे को हम लोग इंडिविजुअली, मैं सुमित सर, सौरभ सर, ये सब आप लोग के साथ इंडिविजुअली बैठ जाएंगे, फेज 2 के टाइम पे वील गो 1-on-1, नो इश्यूज, ठीक है, सो दैट वी कैन केटर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ योर डिमांड, बिकॉज आई अंडरस्टैंड क्योंकि हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक का पढ़ने का तरीका अलग है, वन साइज फिट ऑल अप्रोच इज इररिलेवेंट ओवर हियर, ठीक है, कोई डिस्क्रिप्टिव में यहाँ है, कोई डिस्क्रिप्टिव में यहाँ है, तो नेचुरल सी बात है कि चीज़ सबके लिए तो वैसे ही वैलिड नहीं है, तो ये करो, ठीक है, और हर सैटरडे आपको इतनी मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, तो अगेन दिस इज व्हाट द इंटेंट इज, RBI वाला भी एग्जाम सैटरडे को ही है, अच्छे से देखे होगे, ठीक है। स्कीम्स और रिपोर्ट्स वाला मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ, सर्कुलर्स वाला भी मैं इनकॉर्पोरेट करता हूँ, ठीक है। सर सर्कुलर्स जो रहेगा मंथ वाइज रहेगा ना? मंथ वाइज रहेगा, हम लोग कोशिश करेंगे जनवरी से सब इनकॉर्पोरेट करके चलें, ठीक है। सर एक और चीज है, आई थिंक
तन्मय का क्वेश्चन था, आई थिंक मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। वो एक्चुअली पूछ रहा था कि मतलब जो पैराग्राफ्स आते हैं ना, जिससे कि आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि कौन सा रिपोर्ट है, क्या है, तो आई थिंक दे आर फोकसिंग मोर ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट, द प्रेस रिलीज होता है, या फिर कोई जो इंट्रो वाला पार्ट होता है ना कोई भी रिपोर्ट का, कुछ मतलब 1-2 पैराग्राफ्स का होता है, तो वहीं से उठाते हैं वो, और दैट देन दे आस्क द क्वेश्चंस, बिकॉज आइडेंटिफाई करना होता है रिपोर्ट, तो मे बी कर सकते हैं। हाँ, तो हम लोग जो रिपोर्ट्स बना भी रहे हैं, तो वी आर ऑब्वियसली जितने भी ऑफिशियल आर्टिकल्स जो उनकी मेन वेबसाइट पे आए हुए हैं, इंडिया स्पेसिफिक या फिर ओवरऑल स्पेसिफिक, वहीं से बना रहे हैं। दूसरी चीज़, जो रिपोर्ट्स का जो मेन डॉक्यूमेंट होता है उसका एग्जीक्यूटिव समरी वहाँ से उठा रहे हैं, और फिर उस रिपोर्ट के अंदर जाके इंडिया स्पेसिफिक जितना भी कंटेंट मिल रहा है उसको उठा रहे हैं। इसके साथ साथ वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इंश्योर कि न्यूज़ आर्टिकल्स जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हैं उनसे भी हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स तो नहीं है जो हम लोग मिस आउट कर रहे हैं। ये सारे एरियाज कवर करके देन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दीज रिपोर्ट्स फॉर यू। ठीक है, ऑब्वियसली एट द एंड वो पैराग्राफ एग्जैक्टली रेप्लिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर अदरवाइज द कंटेंट वुड हैव बीन मच मोर हायर, बट आई गेट योर पॉइंट। और उस वे में फिर हम लोग ऐसा कर लेंगे ना, एटलीस्ट उस तरीके से उन सारी रिपोर्ट्स के पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएंगे, तो आप टेस्ट में प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है सर, मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है ना, मैंने 2-3 साल का उसका देखा था रिपोर्ट्स का, उसके जो क्वेश्चन पूछने हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जो कि उसका जो कोई भी रिपोर्ट आ गया ना, सपोज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आ गया, तो उसका एक प्रेस रिलीज निकलता है। तो प्रेस रिलीज एक पेज का होता है, जैसे अपने पीआईबी का आर्टिकल होता है ना, वैसा एक पेज का होता है। तो वहां से वो मेजर थीम उठाते हैं, वो पूछते हैं, या फिर इंडिया स्पेसिफिक पूछते हैं, इसके अलावा और तो कुछ नहीं पूछते। और एग्जीक्यूटिव समरी जो है, तो बेसिकली इतना, ये 3 पार्ट ही है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट करके रखेंगे तो आपको एटलीस्ट ये नहीं रहेगा कि जितनी भी सारी एटलीस्ट रिपोर्ट्स है हमारी, या तो आपको टेस्ट में मिल जाए, या फिर जो हम लोग एक्स्ट्रा इन केस अगर आपको बीच बीच में टेस्ट देते रहेंगे फॉर प्रैक्टिस, उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, तो सारी रिपोर्ट्स आपकी वैसे कवर हो जाएंगी। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन यू गाइस हैव? मतलब क्लैरिटी ले लो अपने दिमाग में और फिर लग जाओ अच्छे से। सबने शुरू कर दिया? कोई ऐसा है जिसने शुरू नहीं किया अभी तक फेज 2? सर वर्किंग वाले सैटरडे शाम में सबमिट करेंगे तो चलेगा ना, या संडे सुबह तक? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जब आप भेज दोगे, आपके भेजने के यू नो। ये समझ क्या कह रहे थे? नहीं, आप बोलिए सर। नहीं, आप जब भी भेज दोगे तो वील इंश्योर कि अगले दिन तक चेक कर आके आपको भेज दें, क्योंकि फिर अगले दिन बैठना भी तो है आप लोग के संग, जिससे आप लोग इम्प्रूव कर सको नेक्स्ट वीक में। तो वील नॉट डिले दीज थिंग्स। और एनीवेज हमारे पास क्या कहते हैं फेज 2 में क्या कहते हैं, आप देख ही रहो मीट में कितने हैं, तो इट्स एनीवेज इजीली फीजिबल, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये जो टाइम टेबल है इसको फॉलो करेंगे तो पूरा हो जाएगा ना खत्म एकदम कंफर्टेबल? अरे तुम लोग खुद देखो ना, रैशनली भी तुम लोग खुद देखो, यू गाइस हैव इनफ टाइम टू रीड। ये टाइम टेबल जानबूझ के इस तरीके से बनाया, क्लटर्ड नहीं है बिल्कुल भी। आपके पास एक पूरा वीक है इतने कंटेंट को फिनिश करने के लिए, आप सैटरडे को टेस्ट दे रहे हो। 4 वीक्स वी आर डूइंग दिस, एंड विद इन 4 वीक्स वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग। फिर उसके बाद 2 वीक्स एक्स्ट्रा है हमारे पास फॉर रिविजन और लेट्स से एफएलटी पर्पस, तो वो आपके पास है। इसीलिए तो कोर्स यू नो वी स्टार्टेड फ्रॉम 15th ओनली, 15 से ही शुरू कर दिया, क्योंकि हम लोग वेट करते सोचो 2 हफ्ते बाद उसके बाद कुछ काम करने का, तो आप सोचो कब खत्म होता। 2 वीक्स का बफर भी तो है आपके पास वंस यू कंप्लीट द सिलेबस आल्सो। हाँ बस ये सर, ये स्टैटिक का आ जाएगा ना अगर, तो सही रहेगा, क्योंकि वही डाउट हो रहा है कि क्या अब मतलब स्टैटिक में कुछ मिस ना हो जाए एमआईक्यूज मतलब करने के लिए वही। यस, तो आप लोग स्टैटिक भी इनकॉर्पोरेट करके चलो। और स्टैटिक पढ़ना इसलिए भी है ना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी इट विल हेल्प, तो स्टैटिक तो पढ़ ही लो, और रिवाइज ही तो करना है मोस्टली, तो आप लोग कर ही चुके हो। और ठीक है, और इन बिटवीन अभी जो फाइनेंस के नोट्स तो चलो सब अवेलेबल है, बीच बीच में लेक्चर्स होते रहेंगे, तो देख लेना उसको भी। सर ये जो हम लोगों ने भी पीआईबी जो करी हुई है, एक मिनट, क्या चीज? और सर जो हम लोग जो पीआईबी हम लोग ने करी हुई है सर, तो उसको भी मतलब रिवीजन में रखना है ना, पीआईबी तो इम्पोर्टेंट ही होगी सर। यस, पीआईबी सीए करते चलो, क्योंकि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है उसको रिवाइज कर लेना। आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं कुछ, या फिर मतलब पुराने से मतलब फुल डॉक से ही रिवाइज करते थे आप लोग? नहीं, फुल डॉक्स नहीं करते थे सर, उसी पे हाईलाइट वगैरह करता अच्छा, है।
हाँ तो ठीक है, वही सेम चीज रिवाइज कर लेना। आपको फिर रिवाइज करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा ना। अभी जून की जो सीए पीआईबी आएंगी उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। अभी 16 होगी, सो विद इन 1 और 2 डेज आपको 15 तक मिल जाएगी वो। सर एक्चुअली जो कोड सर्कुलर्स वाली पार्ट है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो आप उसको हाँ करके उसमें बचा हुआ भेजेंगे? यस, वो भी होगी, है ना। और वो मोस्टली इसी वीक में हम लोग करेंगे। सर एक और चीज था, हाँ। सर ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना पीआईबी से, दैट इज मोस्टली ईएसआई ऑब्जेक्टिव में आते हैं, लेकिन ईएसआई ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीटली फोकस कर रहा है स्कीम और रिपोर्ट्स पे जो भी है। जो पीआईबी के जो जनरल न्यूज होता है ना, जैसे कि कोई ऐसा कोई प्रोग्राम अनाउंस हुआ या कुछ छोटे मोटे जो इनिशिएटिव्स होते हैं, फिर उसके क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं ना फेज 2 में। ऐसे मैंने देखा नहीं एक भी क्वेश्चन उस तरीके से। इसमें जैसे फॉर एग्जांपल इवन इन स्कीम्स और लेट्स से इवन पीवाईक्यूज, आप लोग किसी भी चीज को सिलेबस से दूर करके मत देखो, हर चीज को सिलेबस से रिलेट करके देखो। ये लोग चाहे जैसे भी हैं, सिलेबस से रिलेटेड ही सवाल पूछते हैं, ठीक है। इफ योर स्कीम समहाउ इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज मेंशन्ड, इफ योर मिनिस्ट्री और समहाउ रिलेटेड टू द टॉपिक दैट इज मेंशन्ड इन योर सिलेबस, तो वो पूछ लेंगे। तो उस सेंस में कोशिश करके देखो, कोई भी पीआईबी की न्यूज आपको लगे कि सिलेबस से बाहर जा रही है, जैसे डिफेंस एट दिस पॉइंट इज ऑफ नो रेलेवेंस। हाँ सर, ये तो समझ में आता है, डिफेंस हो गया या कल्चर में छोटे मोटे चीजें हो गई, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी और भी उसको क्यूरेट किया जा सकता है क्या, जो छोटे मोटे इनिशिएटिव जो एज एन एग्जांपल सर कोई पोर्टल लॉन्च कर दिया गवर्नमेंट ने, तो वो पोर्टल स्टैंड अलोन क्वेश्चन आता है क्या उसका कुछ? पोर्टल किस चीज से रिलेटेड है सर मतलब सपोज एमएसएमई से रिलेटेड कोई पोर्टल है, पूछेगा क्यों नहीं पूछेगा भाई? मतलब मैं देख रहा हूँ स्टैंड अलोन पोर्टल कुछ, मतलब स्टैंड अलोन क्वेश्चंस कुछ नहीं आते। पूछ सकता है, यू नेवर नो इफ यू। अब वही वाली बात है ना, एमएसएमई से रिलेटेड मत छोड़ो। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान नहीं देते, पर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आता है, पीएम किसान, केसीसी, ये सब पूछ लेते हैं। ठीक है समझ गया। तो उस सेंस में मतलब इफ द सिलेबस सेज दैट दिस टॉपिक इज देयर, तो यू प्रिपेयर, ठीक है। और ईएसआई आप लोग को मैं बता रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन एग्जाम एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू, अपने के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स के एग्जाम एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, अच्छे से आप पढ़ोगे। और जैसे फॉर एग्जांपल कुछ स्कीम्स आपकी छूट जाएंगी, कुछ रिपोर्ट्स छूट जाएंगी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है प्रिपरेशन। ईएसआई में बंदा ऑलरेडी अंडर कॉन्फिडेंट जाता है कि उसको पता है कि मैंने पूरा नहीं किया। फिर वहां जाके क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही दिखते हैं कि भैया कहाँ के क्वेश्चन हैं, तो नेचुरल सी बात है उसके अटेम्प्ट वैसे ही कम हो जाते हैं। अटेम्प्ट कम होते हैं तो आप सबको ऑब्जेक्टिव में सबके नंबर दिखाई दे ही रहे हैं। इट्स मोस्टली बिकॉज एवरीबडी अटेम्प्टेड लेस, और खुल के भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पता है कि खुल के अटेम्प्ट करके भी गलत तो होंगी, तो आपको इन जनरल और एन एवरेज ऑब्जेक्टिव में नंबर दिखाई देते हैं कम। तो व्हाट यू कैन डू बेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू दिस प्लान यू इंश्योर कि एटलीस्ट को जो डिफाइंड सेट ऑफ सिलेबस है उसको मैं फिनिश कर लूँ, तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाऊं कि एटलीस्ट आई नो दैट आई हैव डन बेटर देन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एट द एंड इट्स अ रिलेटिव गेम। तो ईएसआई में फिर आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, और यू गाइज ऑलरेडी नो द आर्ट ऑफ डूइंग मोर क्वेश्चंस। ये सब आप लोग फेज 1 में देख ही चुके हो कितने, मतलब आप लोग की साइकिल क्या चल रही थी उस समय? यही चल रही थी, आसान पेपर आ रहा तो फिर खींचो जितने खींच सकते हो। वाज दिस द साइकी? सर पता ही नहीं चला, होते चलते मजा आ रहा था मेरे को तो। ये देखो और बहुत ज्यादा चेंज कर दिया था बिल्कुल ही इस बार, पैटर्न ही बिल्कुल लास्ट टाइम से ज्यादा बदल दिया था। एग्जैक्टली। तो यही काम, जैसे स्वाति आपको यहाँ मजा आ रहा था तो पढ़ के जाओ, तो फिर ईएसआई में भी ऐसे ही करना। मेरे को तो मजा आ रहा था, तुम लोग के नंबर कैसे कम आ रहे थे? फिर मैंने तो एक बार पूरा पेपर वापस से देखा था 80 क्वेश्चन की, कहीं सर्कुलर से पूछ क्यों नहीं रहा, कुछ गलत देख लिया क्या मैंने? नहीं ठीक है, बढ़िया, नाइस, गुड एटीट्यूड यार गाइस, नाइस। तो यही करके चलो, फिनिश द सिलेबस एंड देन इंश्योर कि आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा बढ़ के चले, क्योंकि कम अटेम्प्ट वाले लड़के नहीं हुए सिलेक्ट यार। आई नो द स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली आई विल नॉट नेम देम, बट आई एम टेलिंग यू, और जो ज़्यादा अटेम्प्ट किए ऑब्वियसली दे गॉट सिलेक्टेड। बट हर एक सिलेक्टेड स्टूडेंट की खास बात यह है कि वो डिस्क्रिप्टिव तमीज़ से प्रैक्टिस किए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्टिव की तमीज़ से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना लिखोगे उतना आप लोग टाइम बाउंड लिख भी पाओगे टेस्ट्स में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3-4 चीज़ों पर, जैसे स्वाति ने पूछा था कि किन किन पैरामीटर्स पे, वो पैरामीटर्स तो हैं ही। दूसरा पैरामीटर है टाइम बाउंड, आपको चारों आंसर्स करने हैं। तीसरा पैरामीटर है कि
अगर टाइम बाउंड कर पा रहे हो तो फिर ज़्यादा वर्ड्स तक पहुँचो. एट द एंड आइडियल सिचुएशन इज दैट यू राइट मोर देन 550 to 600, मतलब 550 से 600 वर्ड के बीच में आपका 15 मार्कर का आंसर होना चाहिए, 350 से 400 के बीच में आपका आंसर होना चाहिए. दैट इज आइडियल. मैं चाह रहा हूँ कि आप वहां तक पहुंच जाओ. टाइम बाउंड आपके चारों आंसर्स खत्म हो जाए और आप 1 मिनट आपको मिल जाए प्रूफ रीड करने का, सो दैट इन केस इफ छोटी मोटी थोड़ी गलतियां होती हैं वो रेक्टिफाई कर पाओ. और इट इज अचीवेबल. आई हैव डन इट. ठीक है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव डन इट. तो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट दैट यू नीड मोर प्रैक्टिस. यस. और बताओ सर एक बार इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी भी आप डिस्कस कर सकते हैं क्या? मेरे को एग्जैक्टली इंडियन क्या कुछ मिल नहीं रहा कि मतलब वो ढूंढते क्या है आंसर्स में एग्जैक्टली इंग्लिश में. मतलब एग्जामिनर्स की पर्सपेक्टिव क्या है? हाँ मतलब व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ गुड आंसर इंग्लिश में. इंग्लिश में ओके. देखो इंग्लिश में पता है क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, एंड दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल आईबीपीएस एग्जामिनेशन दैट आई हैव गिवन. इंग्लिश में प्रेसी और आरसी का सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों को. जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसी तो आपको पता है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. एग्जैक्टली छापोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे. सबसे बेसिक चीज अगर आप इंश्योर करके चलें, आपके मार्क्स कटने के स्कोप खत्म हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल टाइटल अगर पूछा है और आपने मेंशन नहीं किया है, भूल गए, तो नंबर कटे. ठीक है. और फॉर एग्जांपल नहीं पूछा है, डिस्क्रेशन है, मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती. और फॉर एग्जांपल आरसी में 80 वर्ड्स तक पर क्वेश्चन लिख दो तो नंबर रिलेटिवली बेटर आते हैं, है ना, पर क्वेश्चन 80 वर्ड्स. और ऐसे में मतलब, एंड दिस इज पैराडॉक्सिकल, आई विल टेल यू, एंड a lot of you might not incorporate what I'm gonna say right now. ठीक है, बट ऐसे आप लोग भरोसा नहीं करोगे, मैंने ऐसे पॉइंट्स में लिखा था, जस्ट लाइक हाउ आई हैव रिटन दी आंसर्स नॉर्मली फॉर अ 15 मार्क का. जैसे ग्लोबलाइजेशन को कोई ऐसे आया हुआ है, तो ग्लोबलाइजेशन के ऊपर जैसे आप एक नॉर्मल 15 वर्ड का आंसर लिखते थे, तो मैं वैसे लिख देता था, एंड आई यूज्ड टू गेट गुड स्कोर. मैं उसको इस तरीके से लिखता था. आई यूज्ड टू राइट इट बिकॉज in this way I'll be able to write more rich content, write multiple diverse points, give more examples and write it in a flow. क्योंकि मेरे को उसमें कंफर्ट था तो मैंने वैसे कर दिया. Obviously people have written in the paragraph format also, but this is the key thing that is coming out कि spelling, grammar, punctuation mistakes zero होनी चाहिए, जिससे कोई भी नेगेटिव मार्क्स ना आए. क्योंकि बेसिक चेक तो होता ही है. अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहे हो, पंक्चुएशन कर रहे हो, तो वहां से तो नंबर कटेंगे. फॉर्मेट सही से नहीं कर रहे हो तो वो भी नंबर कटेंगे. उसके बाद कंटेंट आप लोग लिखिए, फ्लो में आना चाहिए. ठीक है, विच वील डिस्कस. आप लोग के आंसर जब मैं बताऊंगा तो फिर फ्लो में आना चाहिए. जो भी डिमांड है क्वेश्चन की, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द एसे इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, और आप एक जेनेरिक क्लाइमेट चेंज का ऐसे लिख रहे हो, तो नेचुरल सी बात है, यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स. अगर आप एग्जैक्टली लिख रहे हो कि हाँ क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाय दिस, आप एग्जांपल्स बता के लिख रहे हो और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो यू विल गेट मच मोर मार्क्स एज कंपेयर टू द कैंडिडेट हु इज राइटिंग जेनेरिक. तो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ग्यूमेंटेशन तो करोगे ही करोगे. आर्ग्यूमेंटेशन विदाउट एग्जाम्पल्स विल नॉट फेच यू मोर मार्क्स. आर्ग्यूमेंट लिखो, उसको बताओ कि मेरा जो ये आर्ग्यूमेंट है, आई एम राइटिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट और लेट्स से सम एग्जांपल्स. तो दीज आर सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स. और ये पता है क्या, ये धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होता है. मतलब इट्स लाइक यू माइट बी राइट, यू नो, इनकॉर्पोरेटिंग सम ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. मैं आपको नोट डाउन करा दूंगा कि ये आपका मिसिंग है, ये आप नेक्स्ट जब आप टेस्ट दो उसमें इनकॉर्पोरेट डेलिबरेटली कर लेना. क्योंकि जो चीज आपके लिए नेचुरली आ रही है वो तो आप नेचुरली इनकॉर्पोरेट करोगे. फिर डेलिबरेटली आपको 2-3 चीजें और ऐड करके चलनी है, एंड नाउ यू आर मूविंग टुवर्ड्स द आइडियल आंसर. Okay. Okay, Swati. Any other doubt? Okay. Yes, Sudeep. गुड इवनिंग सर. मैं ये कह रहा था सर, जैसे अभी ये डीईपीआर वाला मैं देख के आया था. पहले ये बताओ क्या कहते हैं, पीठ कैसी है? सर चल रही है थेरेपी, मतलब पहले से तो काफी बेटर चल रही है. हाँ, ले रहा हूँ.
तो अभी DEPR वाला देके आए थे, तो उसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में एक आया था ऐसे लिखने के लिए कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो होते हैं, मतलब डायरेक्ट जो बेनिफिट रहते हैं तो पब्लिक के, पुअर पीपल के अकाउंट्स में ट्रांसफर करना, ये एक लॉन्ग रन में हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर डेंट डालते हैं। डू यू एग्री और नॉट, इस पे ऐसे लिखना। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी ऐसे ही सेम सिनेरियो में, मतलब सिमिलर सिनेरियो में, कि मैं उस टॉपिक को लेकर के पूरा एग्री वाली साइड से लिखूं, या फिर बैलेंस करके लिखना ही जरूरी है, मैंडेटरी है, पर ये थोड़ा जानना चाहता। नहीं, बैलेंस करना है, और मतलब बैलेंस डेलिबरेटली नहीं करना होता है। आइडिया इज, देखो कोई भी, अब ये बार बार ह्यूमैनिटीज के आंसर लिख लिख के फिर जब पक्का हो जाता ना आदमी, तो तब मेरे को समझ में आया कि व्हाट दे आर, मतलब साइंस स्टूडेंट्स फील लाइक कि ये करेक्ट आंसर है, लिखो, बात खत्म। बट ह्यूमैनिटीज दे रिक्वायर कि आप एक पर्टिकुलर इशू को कितने डायमेंशन से एनालिसिस कर पा रहे हो। तो जितनी डाइवर्सिटी आपके आर्ग्यूमेंट्स में रहेगी, जितने आप डाइवर्स व्यू पॉइंट्स बता पाओगे, उतने आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। तो एक ही चीज बताओगे, कुछ नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर दे देगा वो। क्योंकि आप सोचिए, आपने एक ही बता दिया, सामने वाला कैंडिडेट कह रहा है कि देयर इज दिस पर्सपेक्टिव, देयर इज दिस पर्सपेक्टिव, और देयर इज अ कंबाइंड पर्सपेक्टिव, देयर इज अ काउंटर पर्सपेक्टिव आल्सो। तो एग्जामिनर भी लाइक, ये क्या लिखा आंसर, बहुत खतरनाक लिखा है, नंबर दो उसको ज्यादा। तो जैसे दिस इज ऑल्सो कॉमन मिसकंसेप्शन, सिंप्लीफाई कर देते हैं लोग कि बैलेंस कर दो, क्योंकि बैलेंस में आप एक पॉजिटिव लिख दो, नेगेटिव लिख दो, बट दैट ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स टू द टू पर्सपेक्टिव। बट आप सोचो, ये सेम हुआ मेरे साथ। जैसे मैं वहां लिखने बैठा, तो मैं थोड़ी देर पहले एक साइड लिख करके कोई चीज सपोर्ट कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद जस्ट उसका एंटी लिख के कि हाँ ये, इसको एकदम से स्टॉप करना भी गलत है, ऐसे करके लिख के उसको मैं उसके एंटी भी जा रहा था। तो बैलेंस करने के चक्कर में ये आ रहा था प्रॉब्लम, जबरदस्ती थोड़ा सा कि बैलेंस लिखना है, तो उसके चलते लिख रहा था डेलिबरेटली कुछ भी, तो ये आया था दिक्कत। बट ऐसा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बैलेंस, मतलब वही तो कहना, बैलेंस नहीं करना है। आप आर्ग्यूमेंट, जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, अब आप एक बात बताओ मुझे, जैसे अभी इन्होंने टेलीग्राम क्या कहते हैं बैन कर दिया है ना, अब आप मुझे बताओ कि इस पे 4 पॉइंट बताओ, एक नेगेटिव पॉइंट बताओ। एक तो ये हमारी जो पेटा को सपोर्ट करेगा, और निगेटिव के लिए है कि इसमें हमारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री है वो बहुत हैविली डिपेंडेंट है, मतलब कई सारे रिसोर्सेज फ्रीली भी अवेलेबल हैं। तो बच्चों को अगर ये लॉन्ग रन में ऐसा रहता है, तो ये उनकी स्टडीज में भी हैम्पर कर सकता है कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये तो anybody else wants to contribute? Is it right, is it wrong? सर एक पॉइंट तो ये है ना नेगेटिव में, सुदीप का नेगेटिव, कि ये होता तो सब पायरेटेड कंटेंट है मोस्टली। नहीं, तो फिर आपको जो मिल रहा है रेडिट की तरफ से, ये कोई पायरेटेड कंटेंट है, तो आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हो? नहीं सर, आपका नहीं, जो उसने कहा था कि लोगों को कंटेंट मिल जाता है, मदद हो जाती है दूसरी जगह। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये थोड़ा मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए सही है, तो इसमें चीजें थोड़ा इजिली शेयर हो जाती हैं। तो जो एजुकेशन एडटेक जो है उसमें हेल्पफुल है, तो मतलब उस पर्पज से मैं कह रहा था। पायरेटेड के लिए मतलब नहीं सोचा था मैंने फिलहाल। पायरेटेड के लिए क्या बात करो, नहीं पता तुमको? नहीं मतलब मुझे मालूम है, लेकिन मतलब मैंने उसको सोच करके नहीं बोला था। ठीक है। बाकी लोग, एनीबॉडी एल्स? जैसे फॉर एग्जांपल ऐड समथिंग, सौरभ मुझे बता रहा था थोड़ी देर पहले कुछ। क्या बता रहा था? टेलीग्राम पे ऐड करो अपने पॉइंट्स। आर यू देयर? सौरभ सिन्हा, चलो जैसे फॉर एग्जांपल अब जैसे सुभाषिश में अगर आपको डेलिबरेटली बोलूं कि इसमें सरकार को डिफेंड करो, तो क्या पॉइंट लिखोगे आप? सर डिफेंड तो ऐसा कर सकते हैं कि टिल द टाइम वी फाइंड अ बेटर सॉल्यूशन, दैट इज अ इमीडिएट step that we can take to handle the situation. At least that is what they have learned through the investigation, that this is one of the medium for leaking the paper. So we are not saying it is a perfect solution, but we want to fix whatever is in front of us. And if we don't take that, then it will be a
foolishness in part of us. So let नहीं, us but आप take this way, do अब it. जैसे इसको काउंटर किया जाए, बट आप एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सही करने के चक्कर में टेलीग्राम बंद करके आपने जो नॉर्मल लेजिट बिजनेसेस है उन सबका लॉस करा दिया, फिर क्या, हाउ इज दैट जस्टिफाइबल? सर वही कि मतलब ग्रेटर गुड वाले कॉन्सेप्ट. बट ग्रेटर गुड कैन आल्सो बी डन इन सम अदर वे. सी यूपीएससी, हाउ यूपीएससी डज व्हाट इट डज. Because they उनका सिस्टम ऑलरेडी बहुत पहले से चलता आ रहा है एंड दे हैव अ डिफाइंड सिस्टम टू डू इट. बट हमारा यहाँ पे एनटीए का वो जो चीजें कॉम्प्रोमाइज हुई है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुई है, सो वी आर टेकिंग सम टाइम टू मेंड दैट. टिल दैट टाइम वी आर टेकिंग दिस इमीडिएट स्टेप्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें सुदीप आप देखे काउंटर आर्गुमेंट्स है ना, बट ये सारी बातें लिख के, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले सरकार के बारे में बता दो कि सरकार ये डिसीजन किस किस रीजनिंग के बेसिस पे ले रही है, फिर आप इस जनरल इशू को क्रिटिसाइज करो कि इस पूरे इशू में ये प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली आ सकती है कि नॉर्मल लेजिट बिजनेसेस को नुकसान हो सकता है. ठीक है, ट्रांजिशनिंग के लिए भी नहीं बताया, अचानक से जिस दिन बोला उसी दिन कर दिया. ठीक है, कि एटलीस्ट उनको टिक टाइम देते ट्रांजिशन करने के लिए, वो तो जर्नलिस्ट ने बता दिया तो पता लग गया. ठीक है, तो ये सब काउंटर आर्गुमेंट्स हो गए. अब फिर वे फॉरवर्ड में आपको सोचना पड़ेगा कि चलो अब ये कर दिया तो कर दिया, बट एटलीस्ट लेट्स इन द फ्यूचर मेक सम काइंड ऑफ पॉलिसी इन विच वी ट्राई टू अकोमोडेट ईच स्टेक होल्डर्स व्यू पॉइंट, है ना. और एटलीस्ट जब ये डिसीजन लिया जाए तो एटलीस्ट कुछ टाइम पीरियड, फेस टाइम पीरियड दिया जाए. ऐसे लिखना है, ऐसे या फिर कोई भी आंसर भी, इफ लेट्स से इफ इट कम्स ओपिनियन बेस्ड. ठीक है. हेलो सर, Yes, गुड sir. इवनिंग. आई एम सॉरी, मेरा थोड़ा मैं आता घूट रहा था, सबसे मेरे हाथ गंदे थे तो मैं अनम्यूट नहीं कर पाया. ठीक है. तो सर जैसे हाँ सर, टेलीग्राम के लिए मैंने जैसे बताया, जो टेलीग्राम इज अ चैनल दैट इज बीइंग यूज्ड बाय अदर बिजनेसेस लाइक मेनी अदर बिजनेसेस, एज इफ पीपल हु आर सेलिंग सेकंड हैंड कार्स, people who are into hardware businesses, so they use this as a networking channel, Telegram. So of course they are going to take when it is being disbanded on the same day it is being announced, without a proper channel, without a proper communication to the general masses, then there will be repercussions. It will hamper a certain section of the society. And since government is focusing on helping MSME sectors and helping people grow their businesses, so it is not in the right direction. But on the same hand, it is also हाँ, म्यूट क्यों कर लिया? जैसे फॉर एग्जांपल इफ लेट्स से सौरभ वाज राइट सेइंग सम गुड थिंग्स, सौरभ के आर्गुमेंट्स में आप कुछ ऐड करना चाहते हो, या फिर डू यू फील इफ लेट्स से सौरभ कुड हैव सेड दिस थिंग आल्सो हिज होल. इसमें एक चीज और मैं कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट को अगर डिपेंड करना हो कि उन्होंने क्या चीज सही किया है, तो आई कैन से कि दिस पर्टिकुलर स्टेप कैन बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट जस्ट लाइक द डिमोनेटाइजेशन स्टेप. It can be taken as a pilot project. This way government can see how Telegram can or is being used for other illicit activities in the country. And because it's a completely translucent channel where government has no say. So this particular time period can be used by the government to monitor the activities and किस data में क्या changes आए हैं. बट तुम्हें क्या लगता है सरकार को क्या पता नहीं है? नहीं सर, और पर्सनल ओपिनियन तो ये गलत है, ये स्टूपिड ही स्टेप है. और आपने पूछा था डिपेंड करने के लिए गवर्नमेंट ने, इससे कह रहा हूं. यस कौन क्या करेगा? हाँ मन सर पॉजिटिव में अगर गवर्नमेंट को डिफेंड करना हो सर, इसमें टेलीग्राम का उसमें कर सकता है कि इसमें मैसेजेस इनक्रिप्टेड वगैरह होते हैं और एनोनिमिटी बहुत ज्यादा होती है. तो एक अगर लो हैंगिंग फ्रूट देखा जाए, अगर रोकना, ये कहाँ एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिससे हम एक अपना जो हमारा अचीव इंटेंशन है उसे हम लोग अचीव करें. हाँ ऑब्वियसली, मतलब वही रहेगा कि the most easiest thing that the government could have done is this. तो बस वही जैसे फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, फिर अब ये सब कर देते हैं तो आपको पता ही है एनजीओ वगैरह आ जाते हैं, फ्रीडम इंडेक्स, ये इंडेक्स, फलाना इंडेक्स. वो टेलीग्राम का सीईओ भी आके ज्ञान दे रहा है कि इंडिया इज डूइंग दिस और दैट, व्हाट अबाउट कर रहा है. बट ऑब्वियसली द इंडियन गवर्नमेंट आस्क्ड the CEO to share some kind of data so that all the kind of terror activities are also being done
थ्रू टेलीग्राम ऑल्सो, कितने स्कैम्स चलते हैं टेलीग्राम पे आप सबको पता ही है, ठीक है। तो वही है कि हिपोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी, उसकी कोई सीमा नहीं है, बट एट द एंड इट्स अ क्विक फिक्स। द गवर्नमेंट थॉट कि इतना कॉस्ट जस्टिफाइड है। चलो लेट्स मूव अहेड विद दिस टॉपिक, बट आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि किस तरीके से अप्रोच करना है opinionated थिंग्स आल्सो। एनी अदर इशू विद रिस्पेक्ट टू फेज 2? यस सौरभ। सर सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। एक ये था कि 10 मिनट्स और पहला बस ये है कि 10 मिनट्स के लिए कितना आइडियल टाइम होता है, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए क्या आइडियल टाइम होता है, पहला ये था। और दूसरा, हाँ पहले जी जी। तो 15 मार्कर के लिए आप इसको कोशिश करो 25 से 28 मिनट में इसको निपटाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन को 15 मार्कर, ठीक है। और 10 मार्कर आप कोशिश करो इसको, आई थिंक ये 11 से 14 मिनट है ऐसे, हाँ 11 से 14 मिनट में खींच दो इसको, ठीक है। सर दूसरा क्वेश्चन था कि डेटा तो बार बार रिवाइज करने से और बार बार लिखने से याद हो जाएगा, बट फैक्चुअल डेटा और स्टैटिक डेटा दोनों को मतलब कोई क्विक लर्निंग टिप्स हैं जिससे रिटेन ज्यादा हो सके, क्योंकि खिचड़ी बन जाती है और वो रिटेन नहीं हो पाता है। तो थीम वाइज जाओ, दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर आल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल स्वाति मेंशन्ड, स्वाति जैसे एमएसएमई के रिगार्डिंग आपको क्या लगता है कौन कौन से डेटा इंपॉर्टेंट है? आपने 2 बताए, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी और कंट्रीब्यूशन टू एक्सपोर्ट्स और लेट्स से एम्प्लॉयमेंट। एमएसएमई के 5-6 डेटा हैं, उनको रट लो, वही आपको बार बार रिपीट कर करके डालना है। जैसे आपको पता है कि यू नीड टू मेंशन अबाउट क्रेडिट गैप, तो क्रेडिट गैप याद करके रख लो। जैसे इफ आई आस्क एनीवन ऑफ यू गाइस व्हाट इज द क्रेडिट गैप सिचुएशन इन एमएसएमई सेक्टर, कितना है कुणाल? क्रेडिट गैप तो याद नहीं सर, वो 3 डेटा याद है मुझे, 48% ऑफ एक्सपोर्ट, 31% ऑफ जीडीपी, 35% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। ये बैंकिंग वाले कहाँ है? और कौन है बैंक वाला? बैंक वालों को पता नहीं। पीआईबी भी हर आर्टिकल पे ये लिख देता है टीम डेटा एमएसएमई का, एक्सपोर्ट वाला और एम्प्लॉयमेंट वाला और ये जीडीपी वाला। बट यही लिख के आएंगे अकॉर्डिंग टू पीआईबी। बट आप लोग क्रेडिट गैप भी तो मेंशन करोगे कुछ, समथिंग अराउंड आई रिमेंबर, और पता नहीं इट्स अ बॉल पार्क नंबर 25 लाख करोड़ है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर, 20 to 25 लाख करोड़ है ना, 25 लाख करोड़ के आसपास, बिकॉज आई रेड दिस डेटा समवेयर 2 to 3 years बैक। कितना वो ठीक हुआ, आई डोंट नो। तो सौरभ आई होप यू अंडरस्टैंड कि कुछ 5-6 डेटा किसी एक पर्टिकुलर थीम पे याद करके चलो एंड दैट्स सफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक विद रिस्पेक्ट टू वुमेन इशू पे आप मेरे को बताओ कि कौन कौन से डेटा आपको याद करने चाहिए, यहीं पे समझ में आ जाएगा ऑल ऑफ यू। सर एक एलएफपीआर कर सकते हैं। तो आप जैसे स्ट्रक्चरली सोचो, पॉलिटिकली आप क्या सोच सकते हो? जो भी उनका अधिनियम आया है, वुमेन रिजर्वेशन, ये तो इनिशिएटिव हो गया। तो उस सेंस में आपको क्या पता होना चाहिए कि हाउ मेनी एमपीज आर देयर इन लोकसभा, हाउ मेनी रिप्रेजेंटेशन इज देयर इन पंचायत में एक प्रॉब्लम चल रही है प्रधानपति वाली, है ना, इस तरीके से। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए आपके दिमाग में बैठ गए। कभी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट लिखना है वुमेन के बारे में या जेंडर इक्वालिटी के बारे में लिखना, पॉलिटिकल एंगल में आप ये सब लिख दो। फिर इकोनॉमिक्स में चलो, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या करेंगे इन बताइए। स्टार्टअप लेड बाय वुमेन। तो बेसिकली वो आप उस सेंस में करो कि टॉप पोजीशन पे कितनी वुमेन है। तो इसका भी डेटा मेरे ख्याल से एक आध बार किसी ना किसी ने तो निकाला हुआ है। बिल्डर्स पे बोर्ड्स करके रिपोर्ट था ना नीति आयोग का, yes. उसमें ये चीज मेंशन थी। ट्रू। अब उसके बाद फिर जैसे अमन वाज सेइंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है अभी, क्या चल रहा है इस समय? 38 या 40 के अराउंड। तो इमेजिन कि हमारे पास 100 women है, ओनली 38 आर पार्टिसिपेटिंग इन द लेबर फोर्स। फिर एक आईएमएफ की रिपोर्ट थी, व्हेन आईएमएफ रिपोर्ट सेड कि इफ द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इक्वेट विद द मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जीडीपी में कितना बढ़ेगा, है ना। तो इस तरीके के फैक्ट्स भी याद करके चलो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि स्ट्रक्चरली कुछ एक टॉपिक बेस्ड कुछ फैक्चुअल डिटेल्स अपने बना लो, और फिर जब मेन एग्जाम में जाओगे मोस्टली आपको याद रहेंगे ही रहेंगे इफ यू रिवाइज इट कैटेगोरिकली और टारगेटेड मैनर। ठीक है,
और मोस्टली डेटा जो आप लोग पीआईबी वगैरह में पढ़े हो बार बार, उसको भी यूज कर सकते हो। और बाकी जब ये टेस्ट करेंगे ना हम लोग, टेस्ट के बाद आंसर राइटिंग, मतलब जैसे आप टेस्ट दे के आओगे तो टेस्ट के बाद पोस्ट टेस्ट डिस्कशन सेशन होंगे, ठीक है, इन विच यू नो मी, सौरभ सर, सुमित सर विल एक्सप्लेन टू यू कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना चाहिए था, इस क्वेश्चन में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डिटेल्स इंपॉर्टेंट थे, कौन कौन से कीवर्ड आपको मेंशन करने थे, तो उस सेंस में आपको रफ आइडिया भी लगता चलेगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे ये जो एमएसएमई के डेटा वाला जो पॉइंट था, अगर हमें ये मेंशन करना है तो क्या लिखना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से मिला हमें ये डेटा जो हमने पीआईडी से पढ़ा था? अरे कोई जरूरी थोड़ा है, मतलब ये तो बेसिक, जैसे जो फंडामेंटल डेटा है ना, फॉर एग्जांपल कि 11 करोड़ एमएसएमई में एम्प्लॉयड है, एमएसएमई कंट्रीब्यूट्स टू दिस, उस फंडामेंटल डेटा के लिए आपको कुछ कोड करने की जरूरत नहीं है। कोई ऑब्सक्योर डेटा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप कह रहे हो कि 9 आउट ऑफ 100 या 9 आउट ऑफ 10 एमएसएमईज डू नॉट हैव बैंक अकाउंट्स, तो जो जेनेरिक नहीं है, किसी को भी कुछ पता नहीं है ना, तो उसमें फिर आप कोट करो, क्योंकि 11 करोड़ आप भी लिख रहे हो, वो भी लिख रहा है, सब लिख रहे हैं, तो एग्जामिनर को भी कोई टेंशन नहीं है। एग्जामिनर आपके नंबर इस बेसिस पे नहीं काटेगा कि आपने सोर्स नहीं लिखा, बिकॉज 11 करोड़ लाइक ए स्टैटिक इंफॉर्मेशन, नॉट समथिंग विच इज करेक्ट, ठीक है। यस, एनीबॉडी एल्स? हाँ सौरभ, आपका एक और सवाल था ना, बताओ एक और सवाल, दूसरा सवाल क्या था? बस सर वही क्वेश्चन था, पहला वाला तो टाइमिंग का था और दूसरा वाला कि हाउ टू अच्छा, रिमेंबर द पॉइंट्स। हाँ थैंक यू सर, समझ आ गया बात। ठीक, डन। मेरे ख्याल से सारे हो गए। सर एक डाउट था मेरा, डाउट तो नहीं, एज कि थोड़ा सा ये था कि आप तो स्कीम्स का प्रोवाइड करेंगे, उसका लिस्ट वीकली प्रोवाइड करेंगे कि ये वीक में ये सारे स्कीम इंपोर्टेंट है करके, मतलब कि ये पढ़ना है टेस्ट के लिए। तो सर इसके अलावा क्या ना, जो पीआईबी भी होता है ना सर, उसके भी स्कीम्स रहते हैं उसमें, तो नहीं, वो तो इंक्लूडेड जो लिस्ट बनेगी वो स्कीम्स इन न्यूज इनकॉर्पोरेट करके बनेगी। जो आपको लिस्ट दी थी ना पहले भी, उसमें भी पीआईबी वाले इनकॉर्पोरेट करके ही दिए थे, ठीक है। तो डोंट वरी, तो हम फ्लैगशिप और पीआईबी दोनों इंक्लूड करके ही आपको वो लिस्ट में देंगे आपको, ठीक है। ठीक है सर। सर जो इंग्लिश का आंसर जैसे डिस्कस हो रहा था अभी, मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि उसको ईएसआई जैसा तो नहीं बनाना, लाइक स्कीम्स वगैरह थोड़ी मेंशन करेंगे या करें वो भी? क्यों, क्या दिक्कत है? तो नहीं, क्योंकि जैसे सेबी मेंस में यही हुआ था मेरे साथ कि वो क्वेश्चन जेनरिक थे, बट मैंने फिर लाइक जो सीनियर्स से सुना था उसमें यही था कि जेनरिक आंसर लिखना है इंग्लिश का, एंड मतलब ये वोकैबुलरी और ग्रामर पंक्चुअलिटी वगैरह की मिस्टेक नहीं करनी, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। इंश्योर सो करके चलना है, वो तो नहीं, आरबीआई फंडामेंटल। का ऑब्वियसली अलग रहेगा, बट ऐसा बहुत ज्यादा नहीं ईएसआई नहीं, हैवी बट तो नहीं हो जाएगा ना वो कि स्कीम्स वगैरह जैसे भरनी है। पता है क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू राइट मोर फैक्ट्स, राइट मोर लेट्स से एग्जांपल्स, तो यूजुअली वो ग्रामर पंक्चुएशन ये सब एरर्स हो जाते हैं। इफ यू जस्ट एलिमिनेट दोस ग्रामर पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ठीक है। मैं तुमको बताया था ग्लोबलाइजेशन का, मैंने ऐसे की तरह उसका ये से आंसर की तरह लिखा था, इट वर्कड। तो इट्स, ये मिथ है कि केवल आप बहुत ज्यादा हैवी बना दो। जस्ट एड्रेस द क्वेश्चन with proper arguments, incorporating facts, tried and tested and nothing. I don't know, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ कि ऐसे मत लिखो। सर एक फंडामेंटल डिफरेंस क्या होता है, मतलब एक ईएसआई आंसर और एक एसएम अगर देखा जाए तो, बाय द लुक ऑफ इट। हाँ नहीं एफएम नहीं, ईएसआई और एसएम है। ओके, नहीं एक ईएसआई का आंसर, एक टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है सपोज, तो ईएसआई पूछ सकता है वो टॉपिक, वो एसएम भी आ सकता है। तो अगर हम दो आंसर को लिखें आइडियली, तो उन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या दिखना चाहिए, बाय द लुक ऑफ इट क्या डिफरेंस दिखना चाहिए? फंडामेंटल डिफरेंस ये दिखना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में इफ यू डू नॉट राइट फैक्ट्स, एग्जामिनर डजंट पनिशेस यू, ठीक है, बिकॉज ओवर देयर योर लैंग्वेज स्किल इज टेस्टेड प्राइमरली, ठीक है। ईएसआई में अगर इंग्लिश टूटी फूटी भी लिख दो, बट इफ यू आर एड्रेसिंग द मेन पार्ट,
मेन क्वेश्चन, राइटिंग गुड आर्ग्यूमेंट्स, तो उसको प्राइमेसी दी जाती है। बस प्राइमेसी वाला खेल है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ऐसे कोई तो लिखने के that's why- स्टाइल में कोई तो डिफरेंस? दैट्स व्हाई सारांश आपके सीरियस कह रहे होंगे कि फैक्ट्स नहीं भी लिखो तो फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। नहीं, वो आई गेस सेबी के लिए ज्यादा रेलेवेंट था, बट सिंस सेबी में इंग्लिश की वजह से नहीं हुआ, तो वो थोड़ा मेरे को डर ही हो गया कि फिर मैं पूरा वैसे ही लिख दूं ना कि सब स्कीम्स और सब डेटा जो भी मुझे पता है, नॉट डेटा एग्जैक्टली, बट बैलेंस करके चलना। आई फील लाइक कि मतलब किसी भी चीज को किसी भी एक पर्टिकुलर वे में हेवीली नहीं बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट राइटिंग फैक्ट्स और इफ यू आर ओनली राइटिंग फैक्ट्स, दीस टू आर रॉन्ग एक्सट्रीम्स। इफ यू कैन जस्ट समहाउ बैलेंस, ठीक है। ओके। जैसे वो फार्मर कर दो। वेलफेयर पे भी क्वेश्चन आया, तो पहले थोड़ा जेनरिक कंटेंट और फिर उसके बाद कि हाँ गवर्नमेंट क्या कर रही है, एंड उसमें स्कीम्स के नेम्स और ये सब मेंशन करके वैसा कर सकते हैं। मतलब जैसे एक बार तुम मेरे को अपना ऐसे लिख के बताना सो दैट आई कैन हाँ, डन डन। ऐसे फिर समझ नहीं आता। मेरे को किसी ने भेजा, रमेश आपने भेजा था ना ऐसे। यस सर। मैं एक बार चेक करके आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार ओके सर। एक तो अब तो टेलीग्राम से डाउनलोड भी नहीं हो रहा है इससे। हाँ सर, टेलीग्राम बंद हो गया, कनेक्टिंग आ रहा। और ये सर, ये जो 22 न्यूज़पेपर सर न्यूज़पेपर में जो ओपिनियन का कोई आर्टिकल होता है, कैन वी टेक इट एज अ गुड मॉडल फॉर अ एसे? यस डेफिनेटली। स्ट्रक्चर वाइज, मतलब वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं उसमें, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज एक डेफिनेटली अच्छा मॉडल ले सकता है ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। एडिटोरियल्स आप लोग पढ़ो। मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स, इसके एडिटोरियल्स पढ़ो। अच्छे स्कॉलर्स को पढ़ो, जैसे अशोक गुलाटी को पढ़ो इन केस इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट एग्रीकल्चर। सी राजा मोहन को पढ़ो इफ यू वांट टू समथिंग अंडरस्टैंड अबाउट इंटरनेशनल मत पढ़ो अभी, चलो ठीक है। अपने इकोनॉमिक एडवाइजर का अगर कोई आर्टिकल आता पढ़ लो, ठीक है। ये सारे लोगों के पढ़ लो। समटाइम्स अरविंद सुब्रमण्यम आल्सो रिलीज सम आर्टिकल्स, उनको पढ़ लो, ठीक है। अभी ये मत सोचो, और मतलब ऑब्वियसली उन आर्टिकल से इन्फ्लुएंस मत होना। आप लोग आंसर्स मल्टीपल पर्सपेक्टिव से दो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हिंदू मत पढ़ो, लेफ्ट लीनिंग है। मैं कह रहा हूँ पढ़ो, बट आंसर्स में एक पर्सपेक्टिव मत दिखाओ, सारे पर्सपेक्टिव्स के साथ डील करो। Because as an officer also you need to incorporate every other perspective. बात केवल सिविल्स की नहीं है, बात इवन इफ यू लेट्स से गो टू आरबीआई, इट डजंट मीन कि आप केवल एक ही पर्सपेक्टिव लेके जाओगे। यस, बिकॉज दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स में आपको ईएसआई में कोई केवल इकोनॉमिक्स पूछ रहा है क्या आपसे, सोशल स्ट्रक्चर भी पूछ रहा है, ग्लोबलाइजेशन भी पूछ रहा है। तो दे वांट टू you to think historically, internationally, also socially as well, apart from economics, this exam, ठीक है। और बताओ, अब सारे डाउट्स खत्म, अब एग्जीक्यूट करो अच्छे से। बीच बीच में कोई भी दिक्कत लगे तो जस्ट पिंग मी। जैसे मेरे को कुणाल ने मैसेज कर दिया था कि इस तरीके का दिक्कत आ रही है, तो अब जब बता दोगे तब वील ऑर्गेनाइज दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। ओके चलो ओके सर। ध्यान रखो अपना, ओके सर। ठीक है। मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे टाइम पे ही लोग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। मेक श्योर दैट यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। सुमित सर हैं क्लास में? सुमित सर, एनीथिंग यू वांट टू से? नहीं ठीक है, सब बढ़िया, सॉफ्टवेयर है ना। यस, चलो लगे रहो, बस जहाँ जरूरत महसूस हो राइट इट इज देयर। गुड लक। चलो बाय बाय गाइस। बॉय सर।